नक्सल या नक्सलवाद आए दिन हम अखबारों में, सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों में नक्सलवाद की घटना की खबरें लगातार सुनते रहते हैं। हम सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश के जंगलों में आज सुरक्षा बलों एवं नक्सलवादियों से मुठभेड़ होता है। उसमें इतने लोग मारे जाते हैं, इतने सुरक्षा बल हताहत होते हैं और इतने नक्सलवादी जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि हमारे देश के सेना ही, हमारे देश के जो नक्सलवादी लोग हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि जल जंगल जमीन से हम जुड़े हुए लोग हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो किस प्रकार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, किस प्रकार वे अपने आप में ही, अपने देश के भीतर ही इस प्रतिक्रिया को, इस हिंसा प्रतिहिंसा को अंजाम देते हैं। नमस्कार साथियों, आज स्वागत है मेरे इस नई कड़ी अलमीरा से झांकती किताब में। आज मैं प्रस्तुत हूँ इसी घटना को लेकर, इसी चली आ रही जो एक समस्या है भारत के आंतरिक सुरक्षा को लेकर। अगर आप सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं तो आप आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद, उग्रवाद एवं अन्य जितने भी जातीय हिंसा हैं और प्रतिहिंसा हैं, इन सब चीजों को भी पढ़ते हुए संबोधित करेंगे। तो आज मैं इसी को एक सपाट बयानी में नहीं अपितु एक उपन्यास की भाषा में लेकर प्रस्तुत हूं, जिसका शीर्षक है नक्सल। नक्सल जो है वह उद्भ्रांत की रचना है। उद्भ्रांत जो कि एक लेखक हैं, वह इसमें अनेक प्रकार के विचारों को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। संभवतः मध्य प्रदेश के लेखक हैं, नवलगढ़ इनका जन्म होता है, राजस्थान, 4 सितंबर नवलगढ़ में, और कानपुर में शिक्षा दीक्षा होती है। तो किस प्रकार से इस उपन्यास में वे उद्घाटित करते हैं, नक्सलवाद की जो जमीन है परत दर परत खोलते चलते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो आज भी नक्सलवाद की समस्या है, इसके आखिर मूल में क्या है, किस कारण से अपने ही देश के लोग अपने देश के लोगों को मारने मरने को लेकर तैयार हुए हैं और तैयार हैं। अभी भी ये समस्या जो है ये है। हमारे गृह मंत्री जी लगातार इस पर बयान देते हैं कि नक्सलवाद को खत्म कर देना है। अभी हाल फिलहाल में ही 2026 तक इसकी सीमा निर्धारित की गई है कि कब तक नक्सलवाद को खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन जो इसकी जड़ें हैं, क्या कारण है कि अभी तक ये बनी हुई है। तो सर्वप्रथम लेखक के बारे में परिचय जानने से पहले इसकी भूमिका को पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से वे इस बात को अभिव्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं, नक्सलवाद जो उद्भ्रांत की रचना है, प्रकाशकीय में लिखते हैं, हम जानते हैं कि नक्सलवाद जो बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले से यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर, चाहे वो बिहार हो या अविभाजित बिहार हो जिसमें झारखंड सम्मिलित था, अब अलग होने के बाद चूंकि अधिकतम जंगल एवं कोयला संसाधन झारखंड में चले गए हैं, तो वहां पे किस प्रकार से ये सक्रिय हैं, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से सक्रिय हैं, तेलंगाना में और ये आंध्र प्रदेश के इलाका में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में किस प्रकार से ये जो दल है, ये जो संगठन है सक्रिय है और कैसे कैसे इसकी खामियां और इसकी जो भी उसकी आंतरिक संरचना है, एक सांगठनिक विस्तार है, उसके बारे में इस उपन्यास में बात किया गया है। प्रकाशकीय में लिखते हैं, उद्भ्रांत हिंदी के शीर्ष रचनाकार हैं, कवि के रूप में हिंदी साहित्य में उनकी बड़ी पहचान है। नक्सल उनका पहला उपन्यास है। आप इस रील की दुनिया में पुस्तकों के करीब जाना और उन्हें समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लगातार पुस्तकों से कट रहे हैं। आज की जिस प्रकार की दुनिया बनी है, लगातार घंटों तक रील को स्क्रॉल करना, तो यह हमारे लिए एक हानि ही नहीं अपितु हमारे शरीर के लिए मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक क्षति के समान है, हानि के समान है। तो इस चीज को हमें संबोधित करने की, देखने की आवश्यकता है और हमें पुस्तकों के प्रति ज्ञान अनुसंधान एवं आत्मसात करने के प्रति आवश्यकता है, ताकि हम देखें और पढ़ें। तो हमारी यही पेशकश रहती है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को प्रातः 9 बजे हम अनेक पुस्तकों में कोई एक पुस्तक प्रत्येक रविवार एवं शनिवार को हम लेकर प्रस्तुत होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपसे कहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। यह पुस्तक जो है
सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हुई है और इसका शीर्षक जैसा मैंने बताया नक्सल है, जो कि उद्भ्रांत लेखक हैं, उन रचयिता हैं। सस्ता साहित्य मंडल जो कि महात्मा गांधी की अनुशंसाओं के बाद उन्होंने जब किया कि साहित्य को, भारतीय साहित्य को आम जन जन तक कम शुल्क में पहुंचना चाहिए, तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना होती है। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा हम नक्सलवाद की प्रमुख समस्या पर करेंगे। तो सस्ता जो साहित्य मंडल है, आप नाम पर मत जाइए, यह अनेक ऐसी पुस्तकों को, चाहे वो राष्ट्रीय भावधारा की हो या सामाजिक सुधार की हो, बात करती है। तो सचिव महोदय लिखते हैं कि नक्सल उनका पहला उपन्यास है जिससे निसंदेह एक सफल उपन्यासकार की पहचान भी मिलेगी। यह एक लघु उपन्यास है, छोटा उपन्यास है, जिसे पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो उसमें कहते हैं कि नक्सल आंदोलन वैसे तो 1970 के दशक की उपज है, लेकिन उसकी विद्रूप धमक आज भी सुनाई पड़ती है। आज की तारीख में, यानी किस प्रकार से उसकी विद्रूपता है, उसका जो बनावटपन है, उसका जो किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है, वह आज भी देखा जा सकता है। वे लिखते हैं, आज की तारीख में भारत के लिए एक बड़ी समस्या भी है। प्रश्न उठता है, इस आंदोलन की शुरुआत जिन उद्देश्यों और प्रेरणाओं को लेकर हुई, क्या आज की तारीख में इसके प्रवक्ता उन मुद्दों में कायम हैं या उनसे भटक गए हैं? क्या आज नक्सलवादी आंदोलन खुद पूंजीवाद और सामंतवाद का शिकार हो गया है? बद्रीनाथ की कहानी इसी ओर इशारा करती है। इन सभी समस्याओं पर एक तटस्थ दृष्टिकोण के साथ इस उपन्यास में विचार किया गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले 40 वर्षों से बहस हो रही है और आगे भी होता रहेगा। उसी की कड़ी के रूप में इस उपन्यास को पढ़ा जा सकता है। आशा इसे पाठक पसंद करेंगे। आपको इसकी एक संक्षिप्त कहानी बता देंगे, जैसे कि इसमें बद्रीनाथ नामक एक प्रमुख पात्र है और वह पात्र किस प्रकार से अपने बौद्धिक विचारों को लेकर जाना जाता है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षा अध्ययन करता है, क्रिकेट में शौक रखता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह डिग्रियां प्राप्त करता है, स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है, लेकिन उसको देश में नौकरी नहीं मिलती है। बाद में उनके पिता के निजी समस्याएं आती हैं, जिसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के दफ्तरों में, आप सभी भी जानते होंगे कि हमारे दफ्तरों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार एवं ले देकर जो प्रवृत्ति है, यह हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। यह जो हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से कैसे उनको संबोधित करते हैं और कैसे उनका झुकाव वामपंथ से होकर नक्सलवाद की तरफ बढ़ जाता है। वे अपने एक मित्र के संपर्क में आते हैं, नक्सलवाद से जुड़ जाते हैं। वे इसके बारे में पहले काफ़ी सोच पड़ताल करते हैं, लेकिन जो समय की मांग और उनकी संभावनाओं को देखते हुए वे इससे जुड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बद्रीनाथ एक कवि भी हैं, एक सफल शायर भी हैं, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें लिप्त होते जाते हैं। इनके बचपन के ही मित्र जो IPS अधिकारी के रूप में श्यामवीर हैं, वह तैनात होते हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड रहते हैं। तो चूंकि ये मित्र रहते हैं तो बुलावे पर छत्तीसगढ़ में जाते हैं। नक्सलियों की एक संरचना को जानते हैं, जो इन्हें देखते हैं कि पदानुक्रम में इनको बताया नहीं जाता कि हमारा आंदोलन कैसा है, इसमें कितने कितने पद हैं, बस इनको जोड़ लिया जाता है। बाद में वह सब चीज़ों को देखते हैं कि कैसे इनका सांगठनिक विस्तार है। ये न सिर्फ अपने अधिकारों को मांगते हैं, अपितु एक समानांतर सरकार चलाने की मांग करते हैं। इनकी एजेंडा में राष्ट्रपति भवन पर, संसद भवन पर कब्जा करना भी है। तो इस प्रकार से जो अमानवीय और अतार्किक सी बातें, जो देश किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इनका एक सांगठनिक विस्तार होता है। और इन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते, केवल ऊपरी तौर पर देखते हैं और कैसे इस चीज़ में लिप्त हो जाते हैं। जब इन चीज़ों को वो जानते हैं तो इस आंदोलन से छुटकारा पा लेने की ओर सोचते हैं। तो जैसे इस्तीफा की बात अपने मित्र से करते हैं, तो मित्र कहते हैं कि इस आंदोलन में आना आसान है लेकिन जाना नहीं। आप जाना मेरी मर्जी से, यानी जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं की मर्जी से आप जा सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं तो परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बाद में ये उपन्यास दुखांत है, इनकी मौत हो जाती है, इनको मार दिया जाता है।
और इनके परिवार भी रोते बिलखते बमबारी कर दी जाती है। आप परत दर परत पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे। वे समझते हैं कि किस प्रकार से जिस मोहपाश में, जिस क्रांतिकारी भावना से हम इस चीज में आए थे, उसकी परिपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसी ओर देखते हुए जब वे अपना कदम उठाते हैं उससे बाहर आने का, तब ये घटनाएं सामने आती हैं। तो आपको यह उपन्यास जरूर पढ़नी चाहिए। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, हालांकि सारांश में मैंने बता दिया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं का भी इसमें समावेश है। 1-2 कविताओं के बारे में चर्चा भी करूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने जैसा बताया, सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित है। लेखक का नाम उद्भ्रांत और उपन्यास जो है नक्सल। मैं इसके बारे में विस्तार से और सारगर्भित समीक्षा भी लिखूंगा, तो उसे आप हमारे YouTube चैनल के या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं और इस सामग्री को आप मंगा सकते हैं और स्वयं से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक पढ़ने में और एक किताबों की ओर पुनः लौटने में आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। या जो व्यक्ति नक्सलवाद को केवल एक फैंटेसी की तरह ले रहा है या केवल एक रोमांच की तरह ले रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है, यह उपन्यास आपको परिचित भी कराएगी और इस ओर दृष्टिकोण भी ले जाएगी। तो आगे हम देखते हैं इसके प्रमुख जो उपन्यास क्या है, इसमें किन किन बातों का समावेश किया गया है, इन सब के बारे में। कवि उद्भ्रांत अनेक विधाओं में पारंगत हैं। उन्होंने गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, महाकाव्यों, खंडकाव्यों की रचना की है, ब्लैक होल नामक काव्य नाटक लिखा है, कहानियां और संस्मरणों की श्रृंखला लिखी है, और अब यह उपन्यास नक्सल हमारे सामने आया है। यह उपन्यास पुस्तकाकार प्रकाशित होने से पहले एक पत्रिका में पूरा छप चुका है, जिस पर बहुत सारी प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। नक्सल एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, कथावाचकमय है, जिसका अपना अनुभव है। आगे लिखते हैं, वह कभी हमें मानसिक प्रदेश की यात्रा कराता है, जिसमें वैचारिक ऊहापोह और मानसिक उद्वेलन है, और उसी क्रम में कई अच्छी कविताओं की रचना भी उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं कि अज्ञे के उपन्यासों और जयशंकर प्रसाद तथा भारतेंदु के नाटकों में आई कविताएं अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। उद्भ्रांत का यह उपन्यास नक्सल शुरू में जो मानसिक वैचारिक यात्रा कराता है, उसमें नक्सलवाद की ओर जाने की पृष्ठभूमि यानी भ्रष्टाचार, बेकारी, भुखमरी, शोषण, असमानता और जीवन की जिल्लत का रेखांकन है। साथ ही नौजवानों का उद्वेलन और ऊर्जा की ओर भी हमारा ध्यान खींचा गया है। इस उपन्यास का वास्तविक भयावह और रोमांचित करने वाला पहलू हमें तब नजर आता है जब कथावाचक छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों की यात्रा कराता है जिसे हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र कह सकते हैं। वहां का सच कई रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहे लोगों की दिक्कतें, दूसरे वहां पर चल रहे प्रशासन नक्सलवादियों के बीच निरंतर संघर्ष। इसमें देख सकते हैं कि भोले भाले उन लोगों को किस प्रकार से इस आंदोलन में शामिल किया जाता है, जो जिनको पता भी नहीं है कि आखिर हम शामिल किस लिए होते हैं। उनको जबरदस्ती भी, उनके बच्चों को भी शामिल कर दिया जाता है। और जो उनका एक मिलिशिया होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं सूडान में जो बाल सैनिकों को तैनात करने की प्रथा है, उसी प्रकार से नक्सलवादी इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं और इनके अपने बेटे बेटियां जो हैं विदेश में पढ़ते हैं, जो इन गिरोह को चलाते हैं। लेकिन जब इन लोगों को पकड़ते हैं, इन लोगों को एक प्रकार से माइंड वॉश किया जाता है कि हाँ, वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे तुम प्रतिकार करो, विरोध करो। और इस प्रकार से इस मकड़जाल में, इस भंवरजाल में लगातार वो फंसते जाते हैं। इसी की कहानी इस नक्सल उपन्यास में है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए और जाननी चाहिए कि आखिर वास्तविकता है क्या, क्यों आखिर इसमें है। हालांकि पक्ष और विपक्ष में, चाहे आप नक्सलवाद के पक्ष में हो या विरोध में हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी इसकी अपनी एक सत्यता भी है। लेकिन इस भंवरजाल में फंस जाने के बाद आदमी कैसे प्रभावित होता है, इन सब बारे में लेखक ने अपनी भावनाओं को, विचारों को स्पष्ट किया है। हालांकि कोई भी अगर हमें अधिकार पाना है तो हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख करके, खुली प्रतिस्पर्धा कर करके उन चीज़ों को सुधार भी सकते हैं। व्यवस्था में शामिल हो करके अगर हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी न्यायपालिका में, अपनी विधायिका में, अपनी कार्यपालिका में अगर भागीदार बनते हैं, तो अपने उन अधिकारों को आसानी से पा सकते हैं। सरकार के प्रयास भी इस दिशा की ओर जारी है कि हम किसी भी तरह से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें,
और इनमें जिस प्रकार से जो अपनी हित साधने को लेकर जो प्रेरित हैं, उन तत्वों को हम कैसे इन चीज़ों से अलग करें और इनका समूल नाश करें और एक नई ऊर्जा से, एक नए दृष्टिकोण से सभी को भारत की प्रगतिशील यात्रा में शामिल करें। तो आगे वे लिखते हैं, ये मेरे विचार हैं, आप इस विचार से सहमत हों तो ही आप एक योग्य नागरिक के रूप में भारत की दशा दिशा को सुधारने में सक्षम बन सकते हैं। आगे वे लिखते हैं, दूसरे वहां पर चल रहे प्रशासन और नक्सलवादियों के बीच निरंतर संघर्ष, जिसमें एक तरफ तो बेगुनाह गांव के लोग माओवादियों के संबंध में शक में जेल यंत्रणाएं तथा प्रशासनिक दमन झेल रहे हैं। यानी सच्चाई न तो सिक्के के एक पहलू की तरफ है और न सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ है। कितने लोगों को शक और संदेह के आधार पर पकड़ा जाता है कि मदद करने के संबंध में, हालांकि इसमें भी कई प्रकार के विचार सम्मिलित हैं। उसमें आगे लिखते हैं कि नक्सलवादियों द्वारा पैदा हो रही परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, जैसे उनके बच्चों को उठा लेना ताकि मिलिशिया मोर्चा मजबूत हो सके। इस उपन्यास में ऐसी ही एक स्त्री के भयावह अनुभव सामने आए हैं। ऐसे क्षेत्रों में हुई हिंसा का नतीजा यह भी होता है कि अक्सर साधारण लोग ही मारे जाते हैं, जिनकी मुक्ति के लिए सारी लड़ाई हो रही है। इस उपन्यास का रोचक पहलू है नक्सलवादियों की कार्यशैली का चित्रण, बार बार जंगलों में अपने ठिकाने बदलना, बच्चों की वैचारिक और शस्त्र शिक्षा का जगह जगह प्रचालन, पटरियां उखाड़ना और सड़कें खोद डालना, अन्य भूमिगत संगठनों की भूमिका भी एक भारी समस्या है। इस उपन्यास के माध्यम से रेखांकित हुई है वह यह कि इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि इसे छोड़ना चाहे तो उसकी इजाजत यहाँ नहीं है। प्रवेश तो पा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाना है तो इनकी मर्जी से जाना होगा। कथावाचक मैं के साथ कुछ ऐसा ही कष्ट है, यानी यह आत्मकथात्मक शैली में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि यह जो तत्सम प्रधान शैली तो है ही, जो कहानी को किस प्रकार से बुना गया है, कर्ता क्रिया, इन सब चीजों को मिला करके इस उपन्यास को गढ़ा गया है। और उपन्यास जो है उत्तम प्रधान शैली में लिखा गया है, उत्तम पुरुष की शैली में, यानी कथावाचक मैं है, स्वयं अपनी बातों को स्पष्ट करता है, लिखता है और बताता है। हालांकि इसमें प्रेम की छिटपुट असफल कहानी भी है कि किस प्रकार से वह बचपन में प्रेम करता था, उसकी शादी उसके अपने दोस्त से ही हो जाती है। तो एक प्रेम की एक जो टीच है, एक पीड़ा है, शादी ना हो पाना, उसको देख भी ना पाना, और अंत में जब मिलना तो वैसे उस अवस्था में मिलना, यह हमें और अंदर तक झोरती है। इसकी भी हम बानगी इस उपन्यास में देख सकते हैं। उपन्यास का अंत दुखद है, जैसा मैंने पहले भी बताया, पर इसके बावजूद यह हमारे सामने एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है कि आखिर क्या वजह है कि भारत के मानचित्र पर नक्सलवादी गतिविधियों का दायरा फैलता जा रहा है। पहले जैसा मैंने बताया कि बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया है, और इस गंभीर समस्या का कोई समाधान निकट भविष्य में हमें नजर नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों के बारे में इनकी ये लिखे हैं बली सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वे अपनी बात को लिखते हैं। अब उद्भ्रांत जी अपनी रचना के बारे में क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं, विगत 40 वर्षों में कई बार उपन्यास लिखने के बारे में विचार बना, मगर जिंदगी की तेज भागम भाग में उसके लिए समय निकाल पाना संभव नहीं था। गद्य लिखना कठिन काम है, अंतिम रूप देने से पहले कई ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, कम से कम मेरा सत्य यही है। इसलिए उपन्यास की तो बात ही क्या करूं। वर्ष 1975 के बाद जो 3 कहानियां प्रकाशित हुई, जनसत्ता में 2 और कथाक्रम में 1, वे भी वर्ष 2010 में नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद के वर्षों में ही लिखी जा सकी। अवकाश प्राप्ति के बाद पुराने कागज पत्रों को खंगालते हुए वर्ष 1974-75 की अवधि में कभी नक्सल मूवमेंट के आधार बनाकर लिखी गई लंबी कहानी का पहला मसौदा मिला। सोचा इसे ठीक ठाक करके प्रकाशित कर दिया जाए, मगर 40 वर्षों के अंतराल को पार कर चुके रचनाकार ने जब उसे पढ़ा तो उत्साह ठंडा हो गया। यानी 40 वर्षों की जो यात्रा रही है, उसके बाद पुनः लिखना, नए सिरे से गढ़ना, तो यह एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी वो कैसे पूरा करते हैं आप इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद उसे फिर देखते हुए विचार बना
कि क्यों न इसे दोबारा लिखा जाए, क्योंकि समस्या तो इस बीच लगातार उग्र से उग्रतर होते हुए पश्चिम बंगाल से निकलकर देश के बड़े भूभाग तक फैल गई थी। पृष्ठभूमि आज भी समयानुकूल थी। इसका जो प्रकाशन है संभवतः 2016 में हुआ है सस्ता साहित्य मंडल से। तो आगे लिखते हैं, सोचा इसे ठीक ठाक करके प्रकाशित कर दिया जाए। एक बार मन बन गया तो कथा के बिंदुओं पर नए सिरे से विचार करते हुए लिखना शुरू कर दिया। वर्ष 2012 की शुरुआत में शायद इस दिन के अंदर पहला ड्राफ्ट लिखा गया तो देखे कि एक लघु उपन्यास बन गया है। आगे के 3 ड्राफ्टों में भी काफी संशोधन परिवर्धन हुए। उन दिनों रू के संपादक युवा कवि कुमार वीरेंद्र घर आए तो मैंने इसकी चर्चा की। वे पढ़ने के लिए ले गए। कुछ दिनों बाद ही सूचित किया कि रू के आगामी अंक नक्सल केंद्रित विशेषांक में संपूर्ण प्रकाशित करेंगे। आर्थिक कारणों से रू निकली ही नहीं। मैं जब भी वीरेंद्र से पूछता वह कहता कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन पत्रिका निकलेगी जरूर और उसमें उपन्यास छपेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1.5 वर्ष से अधिक हो जाने पर अंततोगत्वा उसे अभिषेक कश्यप को मेल कर दिया। यह सलाह हरिप्रकाश उपाध्याय की थी, जिन्हें खुद उपन्यास बहुत पठनीय लगा। कुछ दिन बाद ही अभिषेक का फोन आया कि उपन्यास बहुत अच्छा है और हमारा भारत के आगामी अंक मार्च 2014 में छापा जा रहा है। इसी बीच भोपाल से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका प्रेरणा के संपादक अरुणा तिवारी से फोन पर बातचीत के दौरान जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने पत्रिका के उसी माह आने वाले उपन्यास अंश विशेषांक के लिए इसका एक अंश मांग लिया, जहां पाठकों ने बहुत पसंद किया। छपने के बाद जिस तरह अनेक मित्रों के फोन और SMS आने लगे, इस हैरत में डाला और खुशी भी दी। उपन्यास पर बहुत मेहनत की थी और संतुष्ट होकर ही प्रकाशनार्थ भेजा था, किंतु आशंकाएं तो थी ही कि पाठकीय कसौटी पर पता नहीं कैसा उतरेगा। यानी ये लेखक अपनी बात को रखते हैं। वे आगे लिखते हैं, एक और भी कारण था, हमारे साहित्य जगत में लेखक की एक छवि बना दी जाती है जिससे अलग जल्दी उसे कोई स्वीकार नहीं करता, न पाठक न आलोचक। मेरी कवि और सिर्फ कवि की छवि ऐसी बन गई थी या बना दी गई थी कि दर्जन भर कहानियों में 3-4 कहानियों के बेहद चर्चित प्रशंसित होने के बावजूद मुझे तब तक ठीक ठाक कथाकार नहीं स्वीकार किया गया। यानी कोई भी रचनाकार होता है उसकी एक छवि बना दी जाती है कि वो लेखक है, कहानीकार है, कवि है, अपितु वह तो अनेक विधाओं में रच रहा है, लेकिन फिर भी जो एक जनता के द्वारा, पाठक के द्वारा या आलोचक और समीक्षक के द्वारा एक जो उपाधि दे दी जाती है, एक जो छवि बना दी जाती है, उससे आदमी मुक्त नहीं हो पाता है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आगे वे लिखते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने वर्ष 2015 में अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला भारतीय साहित्य माला के अंतर्गत उद्भ्रांत श्रेष्ठ कहानियां का प्रकाशन नहीं कर दिया। यानी जब वो कर दिए तब इसके बारे में चर्चा हुई, यानी प्रस्तुत उपन्यास के पत्रिका में प्रकाशन के 1 वर्ष बाद। इसलिए पाठकों से मिली अनुकूल प्रतिक्रियाओं ने अचरज भरी खुशी दी। श्री राम तिवारी गदगद थे, बोले, आपने कमाल का उपन्यास लिखा है और अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया भेज रहा हूं। यद्यपि अभिषेक ने बताया कि वह मिली नहीं। आजकल डाक व्यवस्था का जो आलम है उससे हम सब वाकिफ हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ। फोन पर श्री राम तिवारी का कहना था कि वे अनेक नक्सली कमांडरों को जानते हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कामरेड तिवारी की प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पूर्व में वे स्वयं भी आंदोलन से गहरे जुड़े रहे थे। वर्ष 1973 के बांदा सम्मेलन के समय से हम एक दूसरे के मित्र थे और किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करने में कभी गुरेज नहीं करते थे। पत्रिका के अगले अंक में छपे शरद दत्त, सरिता शर्मा, धीरंजन मालवीय, नरेंद्र पुंडरीक और अनिल अनिहातु के पत्र इस बात के सूचक थे कि पहले ही प्रयास में एक सफल उपन्यासकार के रूप में स्वीकृति मिल गई। वर्ष 2015 में लंबी कविताओं के संग्रह देवदारू-सी, लंबी गहरी सागर-सी और गीतों के समवेत संग्रह समय के अश्व पर प्रकाशन प्रक्रिया में थे। इसी कारण गत वर्ष किताब के रूप में इसका प्रकाशन स्थगित रखा। अब यह नए पाठकों के समक्ष आ रहा है। सस्ता साहित्य मंडल के सचिव और प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी का आभारी हूं कि मंडल की प्रकाशन योजना में शामिल कर पाठकों के बड़े वर्ग तक इसकी पहुंच बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
परिशिष्ट में हमारा भारत में छपी प्रतिक्रियाएं दे दी गई हैं। उपन्यास पढ़ चुकने के बाद नए पाठक अपनी संबंधित धारणा की सहमति या असहमति के हेतु चाहें तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। किसी भी स्थिति में लेखक को हमेशा की तरह उनकी मूल्यवान राय की प्रतीक्षा रहेगी। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। वे आगे लिखते हैं नक्सल उपन्यास के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, इसके कई पात्र हैं। बद्रीनाथ मुख्य पात्र है जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती हैं। उनका एक दोस्त है, आईपीएस के रूप में बनता है, श्यामवीर। उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सभी सहायक पात्र हैं। और मुख्य पात्र के रूप में श्यामवीर और वे और एक उनका मित्र सुरेश है जो उनको इस ओर ले जाता है। और जब ले जाता है तो वे फिर कभी लौट कर नहीं आते। वे जो है जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब लेखक उद्भ्रांत के बारे में जानते हैं। इनकी जन्म तिथि 4 सितंबर 1948 ईस्वी को नवलगढ़ राजस्थान, कानपुर में शिक्षा दीक्षा, वर्ष 1959 से रचनारंभ, प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 100 से अधिक, प्रियदर्शनी अकादमी का प्रियदर्शनी सम्मान, त्रेता मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, अनाद्य सूक्त हिंदी अकादमी का साहित्यिक कृति सम्मान, लेकिन यह गीत नहीं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, स्वयं प्रभा, निराला पुरस्कार, देश चांदनी उल्लेखनीय हैं। कानपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव रहे। अनेक भारतीय भाषाओं में रचनाएं अनुदित हैं इनकी। सरकारी और निजी दर्जन भर संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य के बाद भारतीय प्रसारण सेवा 90 के अंतर्गत चयन, मई 2010 में अवकाश ग्रहण के समय उप महानिदेशक के रूप में। प्रमुख पुस्तकें हैं अभिनव मंडल, अन्याद्य सूक्त, त्रेताम, प्रज्ञा वेणु महाकाव्य, राधा माधव उड़िया में भी अनुदित, स्वयं प्रभा एवं वक्रतुंड प्रबंध काव्य, ब्लैक होल काव्य नाटक, देवदारू शिलंबी गहरी सागरशी, अस्ति शब्द कमल खिला है, हंसे बतर्ज रघुवीर सहायों में स्त्री समकालीन कविता, समय के अश्व पर गीत नवगीत, मैंने यह सोचा न था, गजलें, राष्ट्रीय प्रशासनिक ये शर्मा रापरा शर्मा महर्षि द्वारा किया गया उर्दू लिप्यांतरण, उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत डुगडुगी मेरी प्रिय कथाएं और उद्भ्रांत, श्रेष्ठ कहानियां, कहानी संग्रह, कहानी का 7वां दशक, संस्मरणात्मक समीक्षा तथा सदी का महाराग चयन, डॉक्टर रेवती रमन, आलोचक के भेष में एवं मुठभेड़, आलोचना, सृजन की भूमि, भूमिकाएं, आलोचना का वाचिक आलोचना, स्मृतियों के मील पत्थर, शहर दर शहर, उमरती है नदी और कानपुर, ओह कानपुर, संस्मरण। आगे लिखते हैं नक्सल उपन्यास, ब्लैक होल एवं अनाद्य सूक्त के अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित, संपादन लघु पत्रिका, आंदोलन और युवा की भूमिका भी लिखते हैं। वे आगे लिखते हैं पत्र भी, इतिहास भी, युवा युग, प्रतिमान, पाक्षिक एवं पोएट्री टुडे। आगे कवि मूल्यांकन में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, डॉक्टर यतीन्द्र तिवारी, डॉक्टर करण सिंह चौहान, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय, कवल भारती। आगे लिखते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद चारुमित्र, धीरंजन मालवे, नंद किशोर नौटियाल, दिनेश कुमार माली, इन सभी की रचनाओं को भी वो प्रकाशित करते हुए लिखते हैं। अनिरुद्ध सिन्हा, डॉक्टर शिवपूजन लाल, डॉक्टर राष्ट्रबंधु शीतल सेठे आदि विद्वानों द्वारा लिखित और संपादित लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस पुस्तक को सजाया संवारा है और नक्सलवादियों को ये जो है अनेक प्रकार से उनकी यात्राओं को, उनके विचारों को एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट के रूप में कुछ टिप्पणीकार हैं, उनके विचार यहाँ पे संकलित हैं, उनको जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। उनसे पूर्व हम उनकी कुछ कविताओं को पढ़ते हैं। वो कविताएं किस प्रकार से हैं, उन कविताओं में क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको ये किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पहली कविता है, इसका शीर्षक है बचे हुए लोगों से। ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में
क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या व्यवस्था तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई है? क्या अंधेरे के समुद्र ने तुम्हें यह आश्वासन दे दिया है कि वह तुम्हें निगलेगा नहीं? अथवा क्या तुम यह सोच रहे हो कि बालू में सिर धंसा देने मात्र से तुम उस काली आंधी से बच सकोगे जो बाज की तरह झपटते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है? वे आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखते हैं कि मेरे इन जलते सवालों के जवाब में तुम मौन मत रहो। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। ओ मेरे देश के लोगों, ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में, जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या व्यवस्था तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई है? क्या अंधेरे के समुद्र ने तुम्हें यह आश्वासन दे दिया है कि वह तुम्हें निगलेगा नहीं? अथवा क्या तुम यह सोच रहे हो कि बालू में सिर धंसा देने मात्र से तुम उस काली आंधी से बच सकोगे जो बाज की तरह झपटते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है? मेरे इन जलते सवालों के जवाब में तुम मौन मत रहो। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। उधर देखो, बहुत से लोग जाग गए हैं। उठते ही उन्होंने फावड़ा लेकर बंजर जमीन खोदनी शुरू कर दी है। उनकी आंखों में संकल्प की चमक है, माथे पर सूर्य, और वे पूरी शक्ति से नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने के अभियान में जुटे हैं। उनके श्रम की खाद खेतों में बिखरी है और वे सारे देश में एक नई और ताजा फसल खड़ी करने में लगे हैं। उनका ध्यान किसी तमाशे की तरफ नहीं है। कोई उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक पा रहा। काली आंधी उनके सामने बेबस होकर फड़फड़ा रही है। अंधेरे को देखते देखते उन्होंने लंगड़ा कर दिया है। वे सब मुहिम पर हैं। वे सब मुहिम पर हैं क्योंकि स्थितियां अभी भी खतरनाक हैं। और वो मेरे देश के बचे हुए लोगों, मुझे बताओ तो सही कि तुम किस बात की प्रतीक्षा में हो। एक और कविता है, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कविता मैं क्यों लिख रहा हूं, और मेरी समझ में नहीं आता कि इसे आप क्यों पढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि मुझे कविताएं लिखने का अभ्यास है और मैं यह कविता भी लिख सकता हूं, लेकिन कविता लिखने के लिए क्या यह एक सार्थक तर्क है? और यह भी ठीक है कि आप कविताओं के एक धैर्यवान पाठक हैं। यह ठीक है कि कविताओं के आप धैर्यवान पाठक हैं और आपको यह कविता पढ़ते वक्त फिलहाल कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन कविता पढ़ने के लिए क्या यह एक सार्थक तर्क है? दरअसल मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी कल ही के रोज मैंने कविता को जलते हुए देखा है। वह बेचारा हरखू जो पिछले 1 महीने में तालाबंदी का शिकार था, अपने तमाम साथियों सहित सांझ को सुरती फांक रहा था। उसके घर में लकड़ी खत्म हो गई थी और चूल्हे की आंच को जिंदा रखने उसकी बीवी धनिया उन कागज पत्रों को समेट समेट कर डाल रही थी कि जिन्हें उसका 6 बरस का भूखा बेटा जहां तहां से बटोर कर लाया था और जिनमें महान कवियों की कविताएं छपी हुई थी। कविता ही नहीं, चूल्हे की उस आग में मैंने नेताओं की रंग बिरंगी तस्वीरें और उनके जादुई नारों को भस्म होते देखा। मैंने देखा कि उसकी आग में पूंजीपतियों की लाशें जल रही हैं। तस्कर साम्राज्य भस्म हो रहा है। तमाम रैलियों के साथ बंगाल का अकाल धधक रहा है। देखते देखते चूल्हे की इस आग में सारे प्रांत जलने लगे हैं। सारा देश इससे प्रभावित हो गया है। यह एक अजीब किस्म की आग है जो अपना दुतरफा असर दिखा रही है। यह आग किसी को जला देती है और किसी को तपा देती है।
यह सबको नहीं जलाती। जी हाँ, यह एक कठोर सत्य है कि यह सबको नहीं तपाती। यह बड़ी समझदार आग है और इसकी समझदारी का नमूना तो आप देख ही रहे होंगे कि यह किस तरह युद्ध कर रहे मजदूरों और किसानों और हमारे तमाम जवान साथियों के हौसले बढ़ा रही है। उनके चेहरे चमक रही है। यह आग इन्हें तपा तपा कर कुंदन कर रही है। यह आग उन्हें जला जला कर कोयला कर रही है। सचमुच यह बड़ी शक्तिशाली है और इसके प्रताप से कुर्सी पर बैठे बैठे सुरमा कांप रहे। इसके रास्ते में आने वाले अंधेरे के पहाड़ बुरी तरह हाँफ रहे हैं। यह आग मेरे साथ एकाकार हो गई है। यह आग आपके साथ एकाकार हो गई है। यह मुझे लड़ने के लिए ललकार रही है। यह आपको लड़ने के लिए ललकार रही है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता यह कविता मैं क्यों लिख रहा हूँ और मेरी समझ में नहीं आता इसे आप क्यों पढ़ रहे हैं। उत्भ्रांत। तो इस प्रकार हमने उत्भ्रांत की रचनाओं को पढ़ा। वो उपन्यास में कविताओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में या भारतेंदु जी के नाटकों में या उनकी रचनाओं में बीच बीच में जो पद्य आता है, बीच में जो कविताएं आती हैं, जो अनेक प्रकार के उनके पद्य आते हैं, कैसे उनमें एक नई प्रभावशीलता उत्पन्न कर देती है। उसी तरह से लेखक ने यह अनूठा प्रयोग किया है अपने उपन्यास नक्सल में, जो सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हुआ है। लेखक, जैसा मैंने बार बार बताया, उत्भ्रांत जी हैं। आपको इन रचनाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस रीलजीवी समाज में आपको ठहरने की आवश्यकता है और देखने और समझने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारी जो मानसिक वैचारिक क्षमता है उसका किस प्रकार से क्षरण हो रहा है। तो आपने पूरे धैर्य से हमें सुना। अलमीरा से झांकती किताब की इस कड़ी में हम पुनः अगले संस्करण में प्रत्येक शनिवार रविवार को उपस्थित होंगे। आपका बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। आप जरूर वीडियो को देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दर्ज करें, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं आ पाती हैं, जिससे हमें उस स्तर पर प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है कि मैं सही दिशा में हूँ। तो अगर सही दिशा में जाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलेंगी तो निश्चित तौर पर हम अनेक नए अनूठे और अभिनव प्रयोगों को कर पाएंगे, उसे दिशा दे पाएंगे और आपके लिए नई चीज़ों को ला पाएंगे। मैं भी एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी होने के नाते सीखने और सिखाने का जो क्रम है एक विद्यार्थी ही सीख सकता है, जान सकता है। आपने पूरे धैर्य से सुना। आपका बहुत बहुत